गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लगता है मुझे कि ये सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर होगा। इस लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसको बड़ा ही इलेबोरेटिव ढंग से पढ़ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ चुके हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने वो था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट में हम लोग ये समझ रहे थे कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा उसका एक एम था, एक कॉमन एम था कि हम किसी भी सॉल्यूट का जो अननोन सॉल्यूट है उसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने में अलग अलग एक्सप्रेशंस हमको मिले, अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा और समों में हम लोगों को अलग अलग एक्सप्रेशंस मिले। तो कुल मिलाकर कहना यह हुआ कि ये हम जो पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये पूरा का पूरा आधारित है आइडियल सॉल्यूशन के कंसेप्ट पे। सारे के सारे सॉल्यूशन आइडियल होने चाहिए। रॉल्स लॉ पर बेस्ड है तो मतलब आइडियल सॉल्यूशन के कंसेप्ट पे आधारित है। तो आइडियल सॉल्यूशन अगर नहीं हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो नहीं आएगा जो होना चाहिए, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा। तो उस केस में हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालने में जो एरर हो रहा है हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए जरा सा देख लें कि हमारा जो मेन एम था, द मेन एम of colligative properties study, colligative properties study is the molecular mass determination। यही तो था molecular mass determination। हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते थे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने में हम लोगों ने देखा P0 माइनस P बाई P0 इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। तो एक्स सॉल्यूट को हम लिखते हैं W2 बाई M2 इंटू यहाँ W1 यहाँ M1, जिसमें M2 जो है वो सॉल्यूट का मोलर मास है। ठीक वैसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों को मिला था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। ये हम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक्सप्रेशन मिला था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। ये हम लोगों को मिला था। और एक और मिला ऑस्मोटिक प्रेशर में कि पाई इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 इंटू R इंटू T बाई M2 इंटू V। इन सारे के सारे एक्सप्रेशंस में आप देख लीजिए कि ये जो मोलर मास है सब में नीचे आया है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी आप कह लें इसको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज inversely proportional to
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदलेगा तो मोलर मास पर भी असर आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदलेगा तो मोलर मास पर भी उसका सीधा सीधा असर दिखेगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो कैसे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल सकता है, इसको भी हम देख सकते हैं। जैसे अभी जो भी मेजरमेंट किया है, all the calculations are based on the concept of ideal solution, पहली बात है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो मैंने ये कंडीशन आपको बताया था कि दो कंपोनेंट्स ए एंड बी में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स देयर मस्ट नॉट बी एनी इंटरेक्शन, किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, एनी इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। और ऐसा हम कर सकते हैं अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो तो। इट इज पॉसिबल इफ solution is highly diluted, solution is very diluted। अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है तो ऐसा हो सकता है। तो चलिए सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे। दूसरी परेशानी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट पर आधारित है ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन। ये जो हमने कंसेप्ट डेवलप करा है, जो कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट पर आधारित है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। हमारा जो सॉल्यूट होता है जनरली जो सॉल्यूट होगा वो होगा क्या? हो सकता है कि एक एसिड हो सकता है कि एक बेस हो, या हो सकता है कि एक सॉल्ट हो। और आप समझ रहे हैं कि तीनों ही के केस में जब सॉल्वेंट में इसको मिलाया जाएगा तो या तो डिसोसिएशन होगा, न तो एसोसिएशन होगा, या डिसोसिएशन नहीं तो एसोसिएशन। और दोनों ही केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएंगे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगा और हमारा मॉलिक्यूलर मास गलत हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एडिंग देम इनटू सॉल्वेंट, अगर इनको सॉल्वेंट में मिलाया जाएगा, देयर मे बी डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हो सकता है कि डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो, और दोनों ही केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएंगे। इन बोथ द केसेस
नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंजेज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएंगे, एंड हेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगा। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल गया तो मॉलिक्यूलर मास गलत हो जाएगा। उस केस में, इन दैट केस, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास विल बी ऑब्टेन्ड। तो उस केस में जो मोलर मास मिलेगा वो एबनॉर्मल मोलर मास होगा। तो एबनॉर्मल मोलर मास कब होगा? जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। उस केस में जो मोलर मास मिलेगा वह एबनॉर्मल मोलर मास मिलेगा। तो एबनॉर्मल मोलर मास मिलने का एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि अगर डिसोसिएशन हुआ तो क्या होगा, और तब देखेंगे कि एसोसिएशन होगा तो क्या होगा। इन केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, दोनों को हम लोग बारी बारी से देख लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, पहला हम केस देखते हैं। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन हुआ तो क्या होगा? ठीक, सपोज कीजिए हम जानबूझकर एक ऐसा कंपाउंड यूज कर रहे हैं जिसका मोलर मास या मालूम है हमको कि 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl इज एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg वाटर में हमने मिला दिया है 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, और हम जानते हैं ये बात, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, ये हम जानते हैं कि 58.5, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इसका मास जानते हैं। और देखते हैं कि क्या होता है जब आप इसको सॉल्यूशन में डालिएगा इन वाटर, इट डिसोसिएट्स, ये डिसोसिएट कर जाएगा। डिसोसिएट करेगा तो सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होके बनाएगा Na प्लस और प्लस Cl माइनस। सॉल्यूशन में जाकर ये 2 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट हमको बताएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट will indicate about the 2 moles। जब सॉल्यूशन में वो 2 मोल हो गया है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट हमको बताएगा कि सॉल्यूशन में 2 मोल है। तो हम क्या समझेंगे? इट मीन्स कि 58.5 ग्राम जो है ये मास है कितने का? 2 मोल का। दिस इज द मास ऑफ 2 मोल्स। हम तो यही समझेंगे क्योंकि हमारा कैलकुलेशन जो कहेगा कि सॉल्यूशन में 2 मोल है तो 2 मोल का मास 58.5 ग्राम हम समझेंगे। तो अगर हम इसका 1 मोल का मास निकालेंगे तो मोलर मास जो निकालेंगे NaCl का, मोलर मास ऑफ NaCl अगर निकाला तो ये हो जाएगा 58.5/2, जो कि एबनॉर्मल मोलर मास है।
एबनॉर्मल मोलर मास है। गलत हो गया ना, जो मोलर मास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अगर चूंकि हम सोडियम क्लोराइड को जानते थे इसलिए हम समझ गए कि ये गलत हुआ है। अगर कोई अननोन कंपाउंड होता तो हम कैसे समझ पाते। इसलिए मैंने कहा कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसका मोलर मास मुझे पता है, और वो सोडियम क्लोराइड लिया और हमको पकड़ में आ गया कि यहाँ डिसोसिएशन हो रहा था, तो बात गलत हो गई, ये एबनॉर्मल मोलर मास हो गया। तो इसका एक्चुअल मोलर मास तो होता कुछ और। ठीक वैसे ही अगर एसोसिएशन हुआ, इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन होता है तब क्या होगा। अगर मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन मतलब मिल जाना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तब क्या होगा, इस बात को हम लोग देख लें कि अगर एसोसिएशन हुआ तो क्या परेशानी हो सकती है। एसोसिएशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल के एक मॉलिक्यूल्स बना दे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिले और एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, उसको कहेंगे एसोसिएट हो जाना, जमा हो जाना, एक जगह एग्रीगेट हो जाना। तो अगर एसोसिएशन हुआ तो हमारे सामने क्या परेशानी हो सकती है, इसको देख लेना है, और तब फिर उस परेशानी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये भी हम लोग देखेंगे। तो एसोसिएशन का मतलब हुआ, एसोसिएशन का मतलब समझेंगे हम कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स, combination of many molecules ions etc. तो ये एसोसिएशन कहलाएगा। तो अगर एसोसिएशन होगा तो होगा क्या, आप समझ गए हैं कि आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज, पार्टिकल्स की संख्या घट जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज, यही तो हो। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए, सपोज 120 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, हम 120 ग्राम एसिटिक एसिड लेते हैं जो कि बराबर है 2 मोल्स के, ये 2 मोल्स के बराबर है, क्योंकि एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 ग्राम होता है, तो हम जानबूझ के 120 ग्राम ले रहे हैं 2 मोल के बराबर। कहता है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग two molecules of एसिटिक एसिड या एसिड सीधे कह सकते हैं, undergo association to give one molecule, एक मॉलिक्यूल ये देगा। हमने डाला तो है 2 मॉलिक्यूल के बराबर मास, लेकिन वो जाके सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल कैसे हो जाता है। देखिए, इसमें इतना एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि ये एसोसिएट हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड, ये 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट जो है वो कितने मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन देगा, 1 मोल का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट will inform about 1 mole in the solution। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताएगा कि सॉल्यूशन में 1 मोल है सॉल्यूट का, तो हम क्या कहेंगे
कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 1 मोल एसिटिक एसिड का मास जो है, जो हम डाले हैं 120 ग्राम, वो है, जो कि गलत है, ये एबनॉर्मल मोलर मास हो गया। उसका होता तो है 60 ग्राम, तो ये एबनॉर्मल मोलर मास हुआ। तो दोनों ही केस में हमारे पास जो मास आया वो एबनॉर्मल आया, गलत आया, और इसीलिए हमें इसमें सुधार की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो एबनॉर्मल मोलर मास आया है ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो गलत हो गया। तो अब जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है, जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, उन सबों के लिए हमें अब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हम इसको मॉडिफाई करेंगे, उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे एक नया फैक्टर। तो हम नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी किया हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि जितना पढ़ा वो सब गलत हो गया, हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट को तो इनकॉर्पोरेट किया नहीं था, तो ऐसी इसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वांट्स हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, वांट्स हॉफ फैक्टर उसका नाम है, और उन्होंने कहा कि जब उस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सप्रेशन को, तब वो सही हो जाएगा। वो डिसोसिएशन के लिए भी काम करेगा और एसोसिएशन के लिए भी काम करेगा, और तब हमारा सारा का सारा एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस वांट्स ऑफ फैक्टर को। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन का केस हो रहा है, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाता है, और जो हमारा डाटा, जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, वह मॉलिक्यूलर मास फिर एबनॉर्मल हो जाता है, वो सही मॉलिक्यूलर मास नहीं आता है। इसको हम लोगों ने अभी 2 एग्जाम्पल्स के साथ देखा। एक लिया था सोडियम क्लोराइड, जिसमें डिसोसिएशन हो रहा था तो मॉलिक्यूलर मास उसका आधा हो गया, और एक लिया था एसिटिक एसिड जिसमें एसोसिएशन हो रहा था, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया था। तो दोनों ही केस में हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही रिजल्ट नहीं देता है। मैंने वही यहाँ लिखा है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट है जहाँ या तो डिसोसिएशन हो रहा है, नहीं तो एसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन के केस में या एसोसिएशन के केस में पार्टिकल्स की संख्या बदल जाएगी, और चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलते ही फिर हमारा जो रिजल्ट होगा वो गलत हो जाएगा। हम जो एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, याद होगा आपको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये फार्मूला है। पी नॉट का मतलब हुआ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी का मतलब हुआ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और फिर ये पी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक सॉल्यूट। ये एक्सप्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए इनवैलिड हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये लागू नहीं होंगे। वैसे ही डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये भी काम नहीं करेगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये भी काम नहीं करेगा। पाई इज इक्वल टू एम आर टी, ये भी काम नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट से हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस अब वहाँ वैलिड नहीं होंगे, वो काम नहीं करेंगे। तो जब ये काम नहीं करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, फिर इनको सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। एक वांट्सफ ने फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था, और इसको वांट्सफ फैक्टर हम लोग कहते हैं, और उसकी मदद से हम इसको ठीक कर सकते हैं। केवल उससे मल्टीप्लाई कर देना है। उन्होंने कहा था कि केवल अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे एक्सप्रेशंस को तो वो सही हो जाएगा। तो इसी डिस्क्रिपेंसी को, इस डिमेरिट को, इस कैलकुलेशन में जो एरर आ रहा है, इसको सही करने के लिए टू करेक्ट all expressions for electrolytes also Van 't Hoff introduced a factor known as Van 't Hoff factor, उनको हम Van 't Hoff factor कहते हैं। एंड
डिनोटेड बाई आई, उस वांट्सअप फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सारे के सारे एक्सप्रेशंस, इफ all the expressions are multiplied by this factor, then they will be valid for electrolytic solutions also। तो वे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए भी वैलिड हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा। तो असल में ये आई होता क्या है ये समझना होगा। ये वांट्सअप फैक्टर जो होता है, ये कहते हैं कि ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, यही होता है वांट्सअप फैक्टर। आप समझ रहे हैं, इसको इक्वेशन हम 1 कह देते हैं। आप समझते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या मोलर मास, बहुत एग्जाम्पल दिखाया आपको कि मोलर मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास। ये जस्ट हमने अभी इसको डिस्कस किया था। तो अगर हम आई का वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म में लिखेंगे तो नॉर्मल जो है वो नीचे आ जाएगा, अब नॉर्मल ऊपर चला जाएगा। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यही आई का वैल्यू होगा। अगर आप डिसोसिएशन या एसोसिएशन के टर्म में इसको समझना चाहते हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है, अगर हम इसको डिसोसिएशन या एसोसिएशन के टर्म में समझना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि डिसोसिएशन हुआ, तो डिसोसिएशन के बाद जितने मॉलिक्यूल्स हैं और डिसोसिएशन से पहले जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो रेशियो होगा वही कहलाएगा वांट्सअप फैक्टर। उनका रेशियो वांट्सअप फैक्टर कहलाएगा। अगर हम इसको डिसोसिएशन या एसोसिएशन के टर्म में लिखें तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, बाई number of moles before dissociation, यही इसका फॉर्मूला हो गया। अगर हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो फिर जैसे इसमें लिखा है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो वहां आफ्टर एसोसिएशन, ये बातें हो जाएंगी। नंबर ऑफ मोल्स, अगर एसोसिएशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन, यहाँ एसोसिएशन हो रहा है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हम जिस टर्म में भी चाहें इस वांट्सअप फैक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये हमने डिफरेंट वेज आपको समझा दिया है कि हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। सपोज कीजिए इन केस ऑफ NaCl, देखिए NaCl में
अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, इफ कंप्लीट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, यहाँ कंडीशन है अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है तब तो NaCl जो है वो टूटा और बनाया Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो अगर इसके लिए हम I लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन तो 2, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन तो इसका वैल्यू 2 हो गया। ठीक वैसे ही अगर एसोसिएशन की बात करते हैं, एसोसिएशन में 2 मोल CH3COOH लिया था और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण 1 मोल में कन्वर्ट हो गया, 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा OC डबल बॉन्ड OH CH3। तो यहाँ लिया था हमने 2 मोल और एसोसिएशन के बाद हो गया 1 मोल। तो इसके लिए अगर आप वांट्स ऑफ फैक्टर निकालेंगे I इज इक्वल टू 1/2। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन हम ये निकालना चाहते हैं कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन I is always greater than 1. In case of association, I is always smaller than 1. I का वैल्यू 1 से छोटा होगा। यही बात हुई। अगर कहता है कि I का वैल्यू इफ I इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि वह सॉल्यूशन, इसका यह मतलब हुआ कि वह सॉल्यूशन आइडियल है। इट मीन्स सॉल्यूशन इज आइडियल, सॉल्यूशन इज आइडियल, और वहां हमको कोई I से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि वांट्स ऑफ फैक्टर जो है ये एक टूल है हमारे पास, एक वे है जिसकी मदद से हम आसानी से इसको सही कर सकते हैं। जो भी एरर हुआ हम लोगों से उसको हम सुधार सकते हैं। अब करना क्या है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है सारे के सारे एक्सप्रेशंस को, और वो सारा का सारा एक्सप्रेशन अब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी सही हो जाएंगे। अब इसमें हमको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी वे सही हो जाएंगे। तो देख लेते हैं। Now the correct expressions, corrected expressions कहिए, corrected expressions will be, corrected expressions क्या हो जाएंगे, P0 माइनस P बाई P0 बराबर I इंटू एक्स सॉल्यूट। I से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये सबके लिए सही हो जाएगा। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू I इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू I इंटू के एफ इंटू एम, पाई इज इक्वल टू I इंटू एम आर टी। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो अब लागू होंगे सबके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, एसोसिएशन डिसोसिएशन सब के लिए। दीज एक्सप्रेशंस आर नाउ वैलिड फॉर ऑल द केसेस। हर एक केस में ये लागू होगा। तो हम कहेंगे कि अब ये करेक्ट हो गया, हो चुका है। बात यहीं पर रुकती नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास आधा हो गया है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो उसके लिए I का वैल्यू 2 है, 2 से गुना करेंगे ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा वो। तो अब हमारे पास एक फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो सारा का सारा एक्सप्रेशन हमारा सही हो गया, वो काम करने लगा सब केस में। अब यहाँ एक बात होती है
कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, relationship between Wands Hoff factor and degree of dissociation, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, हम उससे उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये देखना है। तो पहले हमको ये समझना होगा कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन है क्या। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन का मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, किस हद तक डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, ये इसका मतलब होता है। और वो निकालने का फॉर्मूला है कि टोटल मोल्स डिसोसिएटेड, जितना मोल डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ, एसोसिएटेड बाय टोटल मोल्स टेकन, जितना मोल लिया गया था उससे डिवाइड कर देने से ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन निकाल सकते हैं हम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो इसको कह सकते हैं, आप कहिए, हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर कोरिलेट करते हैं। सपोज कीजिए कि डिसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन हो रहा है तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे। तो डिसोसिएशन में तो आप समझ रहे हैं कि एक मोल लेंगे तो वो 2 या 4, 5, 10 मोल जितने भी हो उसमें वो टूट जाएगा, उसमें वो टूट जाएगा। तो टूटेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा, और अगर एसोसिएशन की बात करेंगे तो वहां अगर 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, वो मिलके अगर 1 मॉलिक्यूल होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट जाएगा। यही बात हो। सपोज डिसोसिएशन, मान लिया कि हमारा एक मॉलिक्यूल है AB जो डिसोसिएट हो रहा है A+ और B- में, डिसोसिएट हो रहा है। तो सपोज कीजिए इसको थोड़ा सा इधर करके लिखना चाहते हैं। हमारा मॉलिक्यूल है AB जो टूट के बना रहा है A+ और +B-। इनिशियल अमाउंट जो है हमने मान लिया कि ये C है, तो इनिशियली ये 0 होंगे और ये 0 होंगे। आफ्टर सम टाइम if degree of dissociation जो है वो अल्फा है, तो ये बनेगा C अल्फा, निश्चित रूप से C अल्फा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि टोटल अमाउंट डिसोसिएटेड बाय टोटल अमाउंट टेकन। तो डिसोसिएटेड है अगर जो भी निकालेंगे तो टोटल अमाउंट हो गया C इंटू अल्फा। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं लिख ही देता हूं यहाँ कि अल्फा मैंने क्या लिखा था,
कि डिसोसिएटेड अमाउंट बाय टोटल अमाउंट, यही तो कहा था मैंने। तो टोटल अमाउंट हमारा C है, तो डिसोसिएटेड अमाउंट और हमारा टोटल अमाउंट C है, तो डिसोसिएटेड अमाउंट अगर निकालेंगे, डिसोसिएटेड अमाउंट, तो वो कितना हो जाएगा C अल्फा, यही तो मैंने लिखा है यहाँ C अल्फा, डिसोसिएटेड अमाउंट C अल्फा हो जाएगा। इसको मैं यहाँ घेर देता हूँ बॉक्स में। तो इसमें से घटा कितना C माइनस C अल्फा, ये हमारा जो अमाउंट रिमेनिंग बच गया वो अमाउंट। अब बात रही कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स बचे कितने, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा और प्लस C अल्फा, तो हो जाएगा C, ये तो कट जाएगा, C प्लस C अल्फा, तो C कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस अल्फा, यही बच जाएगा। अब अगर हम वांट्स ऑफ फैक्टर लिखना चाहते हैं, नाउ वांट्स ऑफ फैक्टर अगर हम लिखना चाहें I, तो ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय number of molecules before dissociation। तो यही बात हम यहाँ लिख देते हैं, इसका वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, C इंटू 1 प्लस अल्फा बाई बिफोर डिसोसिएशन C है, तो C से C कैंसिल हो गया, तो बच जाता है 1 प्लस अल्फा। तो I जो हुआ ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये हमारा एक्सप्रेशन निकला। अगर ये 3 मोल होता, तो यहां पर 3 अल्फा होता, तो 3 अल्फा होता तो ये 2 अल्फा बच जाता। अगर डिसोसिएशन के बाद इफ आफ्टर डिसोसिएशन n moles आर प्रोड्यूस्ड, अगर n मोल प्रोड्यूस्ड हुआ तब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 1 रहेगा प्लस n माइनस 1 अल्फा, यही होगा n माइनस 1 अल्फा। तो अगर आप यहाँ से अल्फा निकालना चाहते हैं तो I माइनस 1 बाई n माइनस 1 हो जाएगा, जिसमें n क्या है, वेयर दिस n इज नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स है वही है n। और इस तरह से हम निकाल सकते हैं अल्फा और n में रिलेशनशिप हमने दिखाया है कि n कैसे रिलेटेड है अल्फा से। ठीक ऐसे ही हम कोरिलेट कर सकते हैं, डिसोसिएशन में तो कर दिया, तो एसोसिएशन के लिए भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। और वो एसोसिएशन में होगा क्या कि दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बन जा रहा है, या 3 मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बन जा रहा है, उस केस में हम बड़े आसानी से इसको कोरिलेट करेंगे, और वो होगा सिमिलरली इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आप अल्फा निकालना चाहेंगे तो होगा I माइनस 1 बाई n
-1। ये होगा एसोसिएशन के लिए अल्फा और आई में रिलेशनशिप। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कोरिलेट कर पाते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट्स फैक्टर में क्या रिलेशनशिप है। तो ये बड़ा आसान हुआ और हम लोग इसको कोरिलेट कर पाएंगे। और इस तरह से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करते हैं। न्यूमेरिकल्स बनाने समय ये आपको बहुत मदद करेगा। एक बात मैं आपको समझा देता हूँ जो एग्ज़ाम्स में जनरली पूछा जाता है और डाउटफुल नहीं है। इतना थ्योरी अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है तो उसमें डाउट क्या, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अल्युमिनियम सल्फेट है, अल्युमिनियम सल्फेट के लिए कहेगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वांट्स फैक्टर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वांट्स फैक्टर for Al2SO4 whole 3 if the complete dissociation takes place. Complete dissociation takes place. अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या होगा? तो उसमें हमको करना कुछ नहीं है, Al2SO4 का होल 3 लेना है, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और इसको आयनाइज कर देना है। 2Al 3+ प्लस 3SO4 माइनस माइनस। तो आफ्टर डिसोसिएशन 5 मोल बना और बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल था। तो अब इसके लिए अगर आप I का वैल्यू निकालना चाहेंगे वांट्स फैक्टर तो हो जाएगा 5/1 5। लेकिन कंडीशन है कि कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तब। ठीक वैसे ही आपसे पूछेगा सिमिलरली Ki3 एक मॉलिक्यूल है, Ki3 पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड नहीं है, Ki3 है, एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में कहता है कि I का वैल्यू कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है Ki3 में आप जब इसको डिसोशिएट करेंगे तो K प्लस I3 माइनस बनाएगा। ऐसा नहीं कि 4I3 माइनस लिख देना है। तो डिसोसिएशन के बाद केवल 2 ही मोल बने हैं और डिसोसिएशन से पहले केवल 1 ही मोल थे। तो अगर इसका हम I का वैल्यू निकालेंगे तो 2/1 तो 2 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, इस पर नहीं गौर करना है। जैसे Ki3 हुआ तो आपको लग रहा है इसमें 4 आयंस होंगे, लेकिन 4 आयंस है नहीं, है 2 ही आयंस। इसलिए इसके लिए वांट्स फैक्टर का वैल्यू 2 होगा और हम इसी की मदद से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से आज सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन चैप्टर को मैंने कंप्लीटली 12 लेक्चर में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएगा हम उस पर बात करेंगे। और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे सजेशन भी लिखना हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद हम लोग जो भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको देखेंगे और इस चैप्टर को पढ़ें। और अगर संभव हो पाया तो मैं कमेंट इसके डिस्क्रिप्शन में इसका असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा, आपको वहाँ से उसका लिंक मिल सकता है और आप इसको पढ़ें लिखें और खूब फले फूलें। यही आशीर्वाद है, यही कामना है। धन्यवाद।